बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है कि PDP सरपरस्त आला साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को फिर से हाउस डिटेंशन में रखा गया है। इंतज़ामिया ने फैसला लिया कि उनके मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी गई है, वो घर से बाहर नहीं आ सकती है। महबूबा मुफ्ती को आज पुलवामा जाना था और पुलवामा जाने से पहले उनके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को तैनात रखा गया है। कुछ देर पहले हमने PDP सदर साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से टेलीफोन पे बात की इस हवाले से कि क्यों इनको हाउस डिटेंशन में रखा गया है, क्या कुछ इस फैसले के हवाले से उनका कहना है। हम ये सारा मामला जो है, सारी जो कन्वर्सेशन है, वो आपकी नजर करते हैं। महबूबा जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपको हाउस डिटेंशन में रखा गया है, क्या मामला हो सकता है? ये DDC इलेक्शन है या कोई और बात हो सकती है? देखिए, जब से हमने PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM ने फैसला किया कि हम DDC पोल्स में हिस्सा लेंगे, तब से जो मरकजी सरकार बौखलाई गई है, वो तरह तरह की जो मुश्किलात हमारे सामने खड़ी कर रही है। अभी इन्होंने हाल ही में एक दिन में वहीद परा साहब ने अपना फॉर्म भरा DDC के लिए और दूसरे दिन उसको कॉल आ गया NIA का और उसको ले गए, पकड़ के ले गए और वहां उसको अरेस्ट किया। अब चूंकि उसके घर में उसकी बहनें हैं, भाई हैं, उसकी माँ नहीं है, तो उसकी बहन जो है वो रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा है। मैं जाना चाहती थी, उसको दिलासा देने के लिए, उसको तसल्ली देने के लिए पिछले 2 दिन से मैं कोशिश कर रही हूँ और रोज कोई ना कोई बहाना होता है। आज मैं जाना चाहती थी तो इन्होंने मुझे डिटेन कर दिया। ये खाली आज की बात नहीं है। जिस दिन मैं पतिपोरा गई थी, मैं वहां से वो जो नाला जहां से कोई बाहर का आदमी वहां रेत वगैरह निकाल रहा है, बाजरी निकाल रहा है, वहां के लोकल्स को उसके साथ हाथ लगाने नहीं देते हैं, वहां भी मुझे जाने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है जो DDC इलेक्शन है, ये यहाँ के लोगों के लिए और हमारे लिए वबाली जान बन गया है। तो इसी की वजह से वहीद परा को भी अरेस्ट किया गया, इसी की वजह से हमें बाहर जाने नहीं देते हैं, इसी की वजह से मुझे आज डिटेन किया गया है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं लोग PDP, NC या पीपल्स कॉन्फ्रेंस या CPIM के कैंडिडेट्स को कामयाब करके इनको DDC इलेक्शन में कहीं मुंह की ना खानी पड़े। महबूबा जी, ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम कंपेनिंग की बात करें, आपने DDC इलेक्शंस की बात की, तो उस तरह से अभी जो टॉप लीडर्स है एलाइड्स के, वो बाहर नहीं आ रहे थे कंपेनिंग करने के हवाले से। ये क्या अब लीडर जो है वो बाहर आना चाहते थे कंपेनिंग करने के लिए, जिसकी एक कड़ी ये भी है कि आपको फिर से नजरबंद रखा गया है? नहीं, देखिए, कंपेन करने के तो अलग अलग तरीके होते हैं। अभी देखिए, जो हमारे जो अपने जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे एजाज मीर है, उसको पिछले 15 दिन से निकलने नहीं दिया। उसके बाद मुझे परसों बहाना करना पड़ा कि मैं एजाज मीर के घर जैनापोरा उसके घर जा रही हूँ और उसको साथ लेके जाऊंगी, तब जाके उसको घर से निकलने की इजाजत दी। ये तो हमारे कैंडिडेट्स को कहीं बाहर ही नहीं जाने देते हैं, और अगर बाहर जाने देते हैं तो फिर वहां सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं कि वो इलाके में चले जाएं। ये तो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं हमको तंग करने की। मुझे मालूम नहीं है कि इनका ये जो DDC इलेक्शन में ये अपने जो इनकी प्रॉक्सीज है, इनकी जो कठपुतलियां हैं, उनको लाना चाहते हैं। तो उनकी मदद करने के लिए हम लोगों को, हमारे कैंडिडेट्स को कोई मूवमेंट ही नहीं करने देते। कल भी सनाउल्लाह रटसन मुझे रटसन से फोन कर रहा था, वो बता रहा था कि उनको किसी बिल्डिंग में बंद रखा है, वहां से उनको निकलने नहीं देते हैं। तो ये हाल सबका है। तो इंतजामिया से जब बात करें तो कह रहे कि सिक्योरिटी का मामला है, उस वजह से उनको हाउस डिटेंशन में रखा गया और बाहर जाने की इजाजत नहीं। देखिए, आपने देखा होगा मेरे घर के बाहर कितनी सिक्योरिटी आज लगाई। अगर ये मुझे पुलवामा जाने देते तो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे कम सिक्योरिटी में मेरा पुलवामा का जो है टूर हो जाता है और मैं वहीद के घर चली जाती, उसके भाई बहन, उसके वालिद, उस बाकी लोगों को मैं दिलासा देती वहां पर। इतनी सिक्योरिटी अगर इनके पास है मेरे गेट के बाहर खड़ी करने के लिए, तो मेरे इलाके में जाने के लिए सिक्योरिटी क्यों नहीं है? और जो SP साहब जो पुलवामा के बार बार कहते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं? अगर हम लोगों को घर में बिठाने के लिए वो SP बने हुए हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट SPs कहते हैं हमारे पास हम सिक्योरिटी नहीं देते, तो फिर उनको घर बैठना चाहिए, फिर किसी और को ये मौका देना चाहिए SP बनने का, ताकि वो लोगों की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल होगा आपकी तरफ से या अलायंस की तरफ से इस तरह के जो वाक़ात पेश आ रहे हैं? नहीं, अभी देखिए ना, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा, फारूक अब्दुल्ला साहब ने एज चेयरपर्सन उनको खत भी लिखा, बाकी भी जिनके साथ बात करनी चाहिए थी। अभी कुछ दिन पहले NA से किससे मेरी बात हुई, मैंने कहा ये नहीं चलेगा, ये जिस तरह से इलेक्शन यहाँ हो रहा है, हमारे कैंडिडेट्स को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो आप जहां जहां बात कर सकते हैं
वहां बात कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे मीडिया है, चाहे जो प्रेस की बात कर लीजिए, अदालतों की बात कर लीजिए, जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं किसी सरकार पे, वो तमाम जो है इस वक्त ठप हो गए हैं और कोई भी बात करने से घबराता है। मुल्क में आपने देखा कोई भी लीडर बात नहीं कर रहा है क्योंकि उनको डर लगता है अभी एनआईए का रेट पड़ेगा, अभी ईडी का रेट पड़ेगा, सीबीआई का रेट पड़ेगा, बिकॉज उन्हें पूरे मुल्क को दबा के धमका के रखा हुआ है। कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। महबूब जी, आखिरी में जानना चाहूंगा कि आपका काफी तजुर्बा है सियासत में, काफी टाइम से सियासत में है, क्या इस तरह के इलेक्शंस आपने देखे हैं जहां पे कैंडिडेट्स को बंद रखा जा रहा है, फिर उनको कहा जा रहा है कंटेस्ट कर लो? नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी हर वक्त ये क्लेम करती है कि जम्मू कश्मीर में 370 को नाजायज तरीके के साथ हटाने के बाद सब कुछ मामूल पे हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, बल्कि इतना यहाँ पर माहौल खराब कर दिया इन्होंने। पहले ही माहौल खराब था, मगर जब से डीडीसी इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं उसके बाद तो लोगों का जीना हराम कर दिया, लोगों की नाक में दम कर दिया इन लोगों ने। डीडीसी इलेक्शन यहाँ के लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए वबाली जान बन चुका है। जिस बुलंदबाग दावे किए जाते हैं इलेक्शन करवाने के हवाले से सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मगर लीडरान पे पाबंदी है कि वो बाहर ना जाए, घरों के बाहर ना जाए, लोगों से ना मिले, बात ना कर सके, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि अलायंस के कैंडिडेट्स जो है वो जीत कर आए। कहीं ना कहीं थ्रेट है सरकार को कि अलायंस के जो कैंडिडेट्स है वो जीत कर आ सकते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे पीडीपी यूथ प्रेसिडेंट सीनियर लीडर वहीद रहमान परा के हवाले से। कुछ दिन पहले उन्हें एनआईए ने गिरफ्तार किया था और आज अगरचे उनको कोर्ट में, एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है, वहां पे उनको 15 दिन के लिए रिमांड में ले जाया गया है। तो क्या एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है, रिमांड में लेने का क्या रीजन है, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सैयद तजम्मुल बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। तजम्मुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीद रहमान परा को 15 दिन के लिए रिमांड पे ले जाया गया है, और कुछ क्या खबर है इस हवाले से, और जो पेश करना था कोर्ट में उनको क्या एतराज़ात वहां पे खड़े किए गए हैं, किस केस के हवाले से बात हुई, जो दविंदर का मामला है, तो उस हवाले से कोर्ट ने यह फैसला लिया 15 दिन का रिमांड। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, यूथ प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वहीदुर रहमान परा, जिन्हें नई दिल्ली तलब किया गया था कौमी तहकीकाती ब्यूरो की तरफ से, यानी एनआईए की तरफ से, उसके बाद 2 दिन इस कश्मकश में रहे कि चार्जेस क्या हैं, और चार्जेस 2 दिन के बाद ये पता चला कि यूथ प्रेसिडेंट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर चार्जेस हैं कि उन्हें 2019 के उससे कबल भी जो इंतखाबात जम्मू कश्मीर में हुए, कहीं ना कहीं उन्हें हिजबुल मुजाहिदीन के साथ लिंक किया गया है, और कहा गया है कि चुनावी फेवर में उन्हें कई कमांडरों के साथ राब्ते में रखा गया था। यानी चैलेंज जो है जम्मू कश्मीर में, अब चूँकि एनआईए ने इसको पहले पेश करना था, उसके बाद जब कोर्ट में पेश किया गया तो एनआईए ने उन्हें 15 दिन की रिमांड मांगी, यानी 15 दिनों तक अब वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे, और पुलिस कस्टडी में मजीद पूछताछ होगी कि क्या ये वाक़यात, ये जो एलिगेशंस, ये जो इल्ज़ामात हैं, इनमें किस हद तक सदाकत है। जब चालान पेश किया जाता है उसके बाद जो हरी पार्टी होती है वो अपनी तरफ से एतराज़ात जमा करते हैं, और उसके बाद जो वकील उनकी तरफ से किया जाता है पार्टी की तरफ से, वो अपनी तरफ से दिफा करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जब आप एनआईए कोर्ट में वहीद रहमान परा के इस मामले के हवाले से, सियासत भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर में वहीद रहमान परा जो है वो प्योरली मेन स्ट्रीम लीडर हैं, और यूथ के साथ उनका बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा है। और आपको याद होगा कि उन्होंने जो फॉर्मर वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर आए थे, तो उस वक्त उन्होंने उनके लिए स्पोर्ट्स कन्वेंशन का भी एक एहतमाम करके दिया था, और ये माना जाता था कि यूथ एम्बेसडर के तौर पर इन्हें देखा जाता था। और हालिया दिनों उन्होंने डीडीसी चुनाव के लिए टहब जो है नायर पुलवामा, वहाँ पर फॉर्म दाखिल किया था, लेकिन फॉर्म दाखिल करने के साथ ही उन्हें एनआईए ने दिल्ली तलब किया, और उसके 2 दिन के बाद उन्हें अब जम्मू कोर्ट में पेश किया गया। और तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि कोर्ट में पेश होने के बाद 15 दिन का जो रिमांड उन्हें दिया गया है। अब ये देखना पड़ेगा कि 15 दिनों तक चुनाव का माहौल कैसा रहेगा, और जो एलिगेशंस उन पर हैं या जो इल्ज़ामात लगाए गए उनमें कितनी सदाकत है, और दिफा में जो वकील होगा वो किस तरह से इस केस को पेश करेगा। तजम्मुल, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, कई लीडरान को ऑलरेडी समन भी भेजा गया है, और भी अब खबरें आ रही कि बहुत सारे लीडरान जो है वो एनआईए के सर्वेलेंस पे हैं, शिकंजे में आ सकते हैं, उनको भी समन्स जारी किया जा सकता है, या गिरफ्तार भी, और लीडरान की गिरफ्तार भी हो सकती है, क्या कहना चाहिए?
देखिए, जम्मू कश्मीर में कल ही आपने देखा होगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने ताज मोहद्दीन, जो कि जम्मू कश्मीर में साबिक हेल्थ मेडिकल एजुकेशन के मिनिस्टर रह चुके हैं, कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं, और उनके खिलाफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जो केस भी लगाया है और कहा जाता है कि रोशनी एक्ट के तहत उन्होंने काफ़ी ज़मीनात हड़प की हैं। उसके बाद जब आप कौमी तहक़ीक़ाती ब्यूरो NIA की बात करते हैं, तो जब NIA ने अपना सफ़र शुरू किया था उस वक्त पहले इनका दायरा जो था सिर्फ हुर्रियत लीडरान तक था, जमात इस्लामी तक था, उसके बाद कई दीगर मजहबी दीनी तंजीमें जो है उन तक था, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम पार्टियों की तरफ भी उन्होंने अपना रुख किया। और इतलात और ख़बरें ये भी है कि कई मेन स्ट्रीम लीडरान जो हैं उन्हें NIA जो है तलब कर सकता है, और ये वो लीडरान हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में न सिर्फ पार्टी में रहकर काम किए बल्कि मिनिस्टर की हैसियत से काम किए। लिहाजा गौरतलब है कि साबिक MLC भी हैं, उन्हें भी तलब किया जा सकता है। बल्कि इससे कबल आपको याद होगा कि यासिर ऋषि को पुलिस स्टेशन तलब किया गया था, और उसके बाद ये खबरें भी थी कि शायद उन्हें NIA ने तलब किया था, लेकिन उसके बाद ये बात सामने आई कि उन्हें किसी दूसरे काम के सिलसिले में तलब किया गया था। इसी तरह से कई एक लीडरान के नाम गिने जा रहे हैं जिनका अब NIA जो है शायद तलब भी कर सकते हैं। तजमुल, एक और मामले पे आपसे बात करेंगे। मामला है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अज़म मत्तू का। कल की बात करें तो वो मेयर बन के आए हैं, और आज ये खबरें हैं कि वो अपनी पार्टी में अपनी शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। क्या कुछ खबरें हैं इस हवाले से? क्या इस खबर की तस्दीक हो चुकी है कि वो अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कि जुनैद अज़ीम मत्तू ने जब अपना ये पॉलिटिकल करियर शुरू किया, पहले वो नेशनल टेलीविज़न चैनलों में डिबेट में हिस्सा लेते रहे। उसके बाद उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस से छलांग लगाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस में चले गए, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने उन्हें वहाँ से रुखसत किया। उस वक्त सज्जाद गनी लोन ने ट्वीट करते हुए कहा कि जुनैद अज़ीम मत्तू जो है वो पार्टी मुखालिफ या गुपकार डिक्लेरेशन फॉर पीपल्स अलायंस, उसके खिलाफ जो है उन्होंने अपना एक्शन शुरू किया हुआ है, जिसके बाद जुनैद अज़ीम मत्तू को बरतरफ कर दिया गया। और बरतरफी के बाद मैंने उसी दिन पहले ही दिन कहा था कि जुनैद अज़ीम मत्तू की जो अपनी और अगली पसंदीदा पार्टी होगी वो अपनी पार्टी होगी, और लगातार हम इस खबर को ट्रैक करते रहे। आज तकरीबन दोपहर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जुनैद अज़ीम मत्तू ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। सैयद अल्ताफ़ बुखारी पार्टी सदर और दीगर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। अब चूँकि सिटी में आपको याद होगा कि जब जुनैद अज़ीम मत्तू ने हालिया इलेक्शन जीता उसमें उनकी डायरेक्ट जो है BJP की हिमायत भी हासिल थी। तजमुल, यही सवाल मेरा था, क्योंकि इस इलेक्शन की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं BJP की हिमायत और बाकी जो कॉर्पोरेटर्स जिन्होंने उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया था, उन्हीं कॉर्पोरेटर्स ने आज उनके हक में वोट दिया है और BJP ने वोट दिया है। इस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सियासत गर्म है। कई लीडरान के बयानात इस हवाले से आए कि अब उन्होंने BJP का दामन थाम लिया है। बिल्कुल थाम लिया, और न सिर्फ एक विप इशू किया था BJP की तरफ से, उनके कैंडिडेट्स या कॉर्पोरेटर जो थे जिनकी तादाद 7 के आसपास हैं, उन्हें एक विप इशू किया गया था, और विप में कहा गया था कि वो जुनैद अज़ीम मत्तू के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। हालांकि उसके बाद काफ़ी सियासत गर्म रही, और साबिक सिटी मेयर सलमान अली सागर ने ज़बरदस्त एतराज़ जताया और कहा कि इन इंतखाबात को जिस तरह से पेश किया गया यह जमहूरियत की खूबसूरती नहीं है बल्कि जमहूरियत का कत्ल है। और उसके बाद साबिक जो लीडरान थे उन्होंने भी अपनी तरफ से रायज़नी की, लेकिन गुलिस्तान टेलीविजन चैनल के साथ खुसूसी बातचीत में सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने नए मेयर का इस्तकबाल किया। अब आज से वो बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी के मेंबर भी होंगे। हो सकता है कि उन्हें इजाफी चार्ज तर्जमान आला का भी दिया जा सकता है तंजीम में, और जो तंजीम साजी के लिए श्रीनगर में अपनी पार्टी को अपना खीमा और पुख्ता करना था, और मुझे लगता है कि उसमें अपनी पार्टी जो है उसको काफ़ी मदद मिल सकती है। लेकिन सियासी तनकीद इस मेयरशिप के बाद पार्टी पे ज्वाइन करने पर लगातार जारी है। तजमुल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ही सैयद तजमुल बात कर रहे थे, बात हो रही थी वहीद रहमान पर्रा के जो उनको रिमांड में लिया गया इस हवाले से, और जुनैद अज़म मत्तू जो है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर, उन्होंने अपनी पार्टी जो है ज्वाइन की है, अपनी पार्टी का दामन थाम लिया है। कहीं ना कहीं इस पे सियासी जो मुबस्सिरीन या पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने कई बयान दिए हैं इस हवाले से कि पहले से ही वो अल्ताफ़ बुखारी के साथ थे, उन्होंने BJP का दामन थाम लिया, अल्ताफ़ बुखारी का दामन थाम लिया है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेयर बनने के लिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे DDC इंतखाबात के हवाले से। कल 28 नवंबर को पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। इस हवाले से जिला बारामूला में किस तरह की तैयारियां की गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और वोटरान की सहूलियत के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं इंतजामिया ने, इस पूरे मामले पे हमारे साथी इरशाद अहमद ने जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू से बात की। उनका क्या कहना है इंतजाम के हवाले से, हम आपकी नजर करते हैं। कल जो है बारामूला में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है इंतखाबात होने हैं।
जिसमें हमारा टंगमरग एरिया और रफ़ियाबाद एरिया जो है वो आता है। तो जहाँ तक इंतज़ामात है, पोलिंग पार्टीज़ आज जो है वो रवाना हो रही है और पोलिंग स्टेशंस पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात और जो पोलिंग पार्टीज़, जो पोलिंग अमला होगा उनके लिए चाहे वो हीटिंग अरेंजमेंट हो, वहाँ जो है रात को रहने का इंतज़ाम हो, इसके अलावा जो वहाँ पे बाकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी की सारी इन प्लेस रखी गई है। और हमारे इसमें फ़र्स्ट फेज़ में 73,000 के करीब जो है वोटर्स को वोट डालना है। इसके अलावा जो है 900 के करीब हमारे वो माइग्रेंट वोटर्स है जो इस वक्त जम्मू में है। तो वहाँ पे भी हमने अब की बार स्पेशली 2 पोलिंग स्टेशन जो कायम किया है, एक उधमपुर में, एक जम्मू में। तो मैं ये अपील करूँगा सारे वोटर्स से कि वो अपना वोट जो है बिल्कुल डाले, उसके लिए माहौल बिल्कुल हमने साजगार बनाया हुआ है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त जो इंतज़ामात हमने इन प्लेस रखे हैं, वोटर्स को भी उसमें कोई किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ भी है उनको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो, वो सारे इंतज़ामात इन प्लेस रखे गए। रफ़ियाबाद की बात करें, यहाँ पे जो है कितने उम्मीदवारों ने इसमें डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लिया? देखिए, यहाँ पे डीडीसी के जो टोटल इस वक्त हमारे फेज़ फर्स्ट में जो है वो 20 के करीब उम्मीदवार जो है कंटेस्ट फ्रेम में हैं। और इसके अलावा जो 5 और सरपंच के उसके में भी हर जगह अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है अपना जो है वोट का इस्तेमाल करके अच्छे नुमाइंदों को सामने लाएं। इधर जिला में इंतजामात, सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, इलेक्शन जो बूथ्स है या जहां पे इलेक्शन करवाने हैं या कैंडिडेट्स के हवाले से किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं, इस पे हमारे साथी ने एसएसपी सोपोर से बात की है। उनका क्या कहना है सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड इंतजामात पुलिस को करने थे, सिक्योरिटी फोर्सेस को करने थे, वो सारे हमारी तरफ से कंप्लीट हैं और सभी चीज़ें जो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी थी वो सब कर दी गई हैं। और कल वोटिंग डे है और उसके लिए पूरी तैयारियां हैं पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की। कितने उम्मीदवार इसमें जो है हिस्सा ले रहे हैं? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 7 लोग हैं जो डीडीसी के कैंडिडेट्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे पंचेस और सरपंचेस के लिए भी जो है वो कंटेस्ट हो रहा है। जी, लगभग कितने हैं, 20 से अलावा या ज़्यादा? जी, रफ़ियाबाद ब्लॉक में और कंडी जो ब्लॉक है उन दोनों में जो है वो बूथ्स ऑलमोस्ट हर गांव में आप कह सकते हैं कि बूथ बनाया गया है, पोलिंग बूथ, जहां पे वोटिंग होना है कल। हमारे यहाँ पे एफटीज और लोकल मिलिटेंट्स प्रेजेंस रहता है सोपोर एरिया में, बट हमने जितना भी प्रिवेंटिव जो नेसेसरी स्टेप्स थे वो हम लोगों ने उठाए हैं और किसी भी चीज़ का हमने कमी नहीं रखा है ग्राउंड पे। होपफुली कल की पूरी तैयारी हमारी और बिल्कुल पीसफुली हम लोग कंडक्ट करवाएंगे कल का जो पोलिंग है। नाज़रीन, आपने सुना जिला बारामूला के इंतजामात के हवाले से। कल पहले फेज के लिए जो है वो वोटिंग होने वाली है, मगर अभी भी जो कैंडिडेट्स हैं वो शिकायतें कर रहे हैं कि उनको कैंपेनिंग के लिए नहीं जाने दिया गया है, उनको अलाउ नहीं किया गया है। और जिस तरह उनको कैंपेनिंग करनी चाहिए, जिस तरह उनको लोगों को कन्विंस करना चाहिए था, अब वोट देने के हवाले से उनको नहीं करने दिया। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं इंतज़ामिया पे, इलेक्शन कमीशन पे, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पे कि इलेक्शन तो करवाए जा रहे हैं, मगर कैंडिडेट्स के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। चाहे मामला सिक्योरिटी का हो या और कोई मामला हो, उस पे कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट्स जो है वो एतराज़ात खड़े कर रहे हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महकमा सेहत के हवाले से, जहां कोविड की वजह से अस्पतालों में लोगों को मुश्किलात हो रही है, क्योंकि कई बड़े अस्पतालों को कोविड में मुंतकिल किया गया है, जहां पे अब जो ओपीडीज या बाकी जो सर्जरीज है पूरी तरह नहीं हो रही हैं, लोगों को मुकम्मल तौर इलाज नहीं मिल रहा है। इस वजह से कई लोग परेशान हैं। अब जहां पे पेशेंट्स जा सकते हैं, जहां पे बीमारों को इलाज मिल रहा है, वहां पे भी लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा की बात करें, वहां पे जेनेटिक वार्ड में लोगों ने उस हवाले से, जेनेटिक वार्ड के जो मरीज हैं उन्होंने शिकायत की है, उनके तीमारदारों ने शिकायत की है। उन्होंने कहा कि कल 10 बजे से लेकर आज सुबह 10 बजे तक वार्ड में कोई डॉक्टर नहीं आया है। जिन मरीजों को ऑक्सीजन देना था उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, या बाकी जिनको कुछ इलाज करना था उनको इलाज नहीं मिला है। मरीजों का क्या कहना है, तीमारदारों का क्या कहना है, इस हवाले से हम आपकी नजर करते हैं। कल 10 बजे से लेके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया। इनका जो ऑक्सीजन था रात भर नहीं चल रहा था, तो कोई नहीं आया नजर देने के लिए। पेशेंट्स ठीक है, इनको मत कुछ चाहे, कोई भी नहीं, डॉक्टर कोई भी नहीं आया यहाँ पे। ऑक्सीजन भी नहीं चल रहा था रात को, ना कोई नजर के लिए आया, इनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं आया।
ना आज रात शाम 10 बजे वो के दम तो दम गसान वोनस रात मीन बचन तेल दियो रिफल सत मे शून दह ये आव योर मे कम स फर्क योर मे वरमुत खोतमुत खरन सरसी ना ना जहाँ बेदर्द हाकिम हुए वहाँ फरियाद क्या करना। लोगों की शिकायत, बीमारों की शिकायत, तीमरदारों की शिकायत हमारे साथी शमीम अहमद ने वहां के डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट तक बात पहुंचाई। क्यों डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्यों बीमारों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, क्या वजह है कि रात भर जो है डॉक्टर्स वार्ड में नहीं आए हैं। डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एजाज का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। रहा सवाल डॉक्टर के आने का, तो वहाँ डॉक्टर्स रेगुलरली राउंड करते हैं, सिस्टर्स भी ड्यूटी पे होती हैं। अब कल एक कैजुअलिटी में बहुत सारे पेशेंट्स आए थे, तो हमारे जो डॉक्टर साहब थे वो वहीं पे बिजी थे देर तक, रात 12 बजे तक बहुत सारी कैजुअलिटीज आई थी, तो वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बिजी थे। तो उस टाइम राउंड नहीं हुआ, वरना वहाँ पे रेगुलरली राउंड हुआ। ऑक्सीजन भी हमने वहाँ पे 2 बल्क सिलेंडर्स रखे, कंसंट्रेटर्स भी काफ़ी हैं। अब बिजली का प्रॉब्लम है, आजकल आती जाती है, वोल्टेज भी कम है, बिजली पूरी वक्त पे नहीं आती है और बिजली की सप्लाई पूरी नहीं है, उसकी वजह से कंसंट्रेटर पूरे नहीं चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो यही इशू है, तो मैंने ये देख लेता हूँ, हम लोग इसका ठीक से इजाला कर देंगे। चलिए, आपने सुना डिप्टी मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट की बात कि डॉक्टर्स क्यों अवेलेबल नहीं है, उस पर उन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर किया। पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिला, उस पर अपना रद्दअमल जाहिर किया। बिल्डिंग का क्या मामला है ये भी उन्होंने कहा, अपनी पूरी तरह बात सुन ली। अब महकमा सेहत के हवाले से अगर इस तरह की नेग्लिजेंस हो, जहां बीमारों को मुश्किलात हो, तो फिर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की प्रायोरिटी में महकमा सेहत रहता है, मगर ऐसे भी इलाके हैं, ऐसे भी अस्पताल है जहां पे अभी भी इस तरह के मामलात सामने आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रिक्टली इन मामलात को देखना चाहिए, उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी पे हाजिर नहीं रहते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे आबी अवल ज़मीन के हवाले से, एग्रीकल्चर ज़मीन की बात करें, आबी ज़खायरों की बात करें। अगरचे ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शंस भी है कि इन एग्रीकल्चर लैंड पे या आबी ज़खायर पे, आबी अवल ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन ना की जाए, उसके बावजूद भी सालों से कंस्ट्रक्शन हो रही है और कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। सरकार, ऑनरेबल कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद भी बड़ी बड़ी तामीरात खड़ी की जा रही है। हंदवारा, आज के प्रोग्राम में हम हंदवारा की बात करें, बाईपास रोड हंदवारा की बात करें। वहां पे लोगों ने इस हवाले से शिकायत की कि जो वहां की एग्रीकल्चर लैंड है या आबी अवल ज़मीन है, तामीरात खड़ी की जा रही है। म्युनिसिपल कमेटी जो हंदवारा है वो इनको अलाउ कर रहे हैं, उनको एनओसी प्रोवाइड कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करने के हवाले से। इस पूरे मामले पे हमारे साथी शमीम अहमद ने लोगों से, वहां से लोगों के साथ बात की और लोगों के साथ बात करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन तक मामला पहुंचाया। वहां के तहसीलदार जो हंदवारा है एजाज अहमद, उन तक बात पहुंचाई है कि क्यों कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगरचे ऑनरेबल कोर्ट के डायरेक्शंस भी है, सरकार ने पाबंदी भी लगाई है, उसके बावजूद भी तामीरात खड़ी की जा रही है और कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है। क्या कहना है इनका, हम आपकी नजर करते हैं। LRA 133 जिस कानून के रूल से आबी अवल में किसी भी तामीर करना ममनू है, तो उसमें हम लिखते हैं कि इस LRA 133 की कोई भी खिलाफ वर्जी ना हो। लेकिन बदकिस्मती से फिर भी म्युनिसिपल कमेटी हंदवारा लगातार वो परमिशन पास कर रही है। हमने मसला ADC साहब के साथ भी उठाया, हमने उनको लिखा भी। अब हमने अपने तौर पे इसको रोकने के लिए ये लायामल इख्तियार किया कि आबी अवल में अगर लैंड आबी अवल आ रही है और उसके टाइटल वेरिफिकेशन वो हमसे मांग रहे हैं, हम टाइटल वेरिफिकेशन भी नहीं भेजेंगे आबी अवल की उस चीज़ की। दूसरी बात यह है कि मौके पे जाके बहुत से केसेस मैंने खुद रोके, मेरे नायब तहसीलदार ने किया, हमने कुछ चीज़ों पे वहाँ जुर्माना आयद किया। लेकिन उसमें एक टेक्निकल परेशानी आती है, जैसे ही हम किसी का काम रोक लेते हैं वो दूसरे ही दिन कोर्ट में चला जाता है और वहाँ म्यूनिसिपलिटी का परमिशन पेश कर देता है और कोर्ट उसमें कह देते हैं अगर म्यूनिसिपलिटी ने परमिशन दे दिया है या तो वो स्टे देता है या तहसीलदार के मतलब जो तहसीलदार ने उसका काम रोका होता है उसको रोक लेते हैं। चलिए नाज़रीन, तहसीलदार हंदवारा का क्या कहना है आपने सुना, आपने देखा कि उनका कहना है कि जो भी वो ज़मीन
जो है आबी अवल ज़मीन उनको लिख कर देते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए थी, मगर उसके बावजूद भी जो म्युनिसिपल कमेटी के अहलकारान हैं, वो जहाँ वहाँ के जिम्मेदारान हैं, वो लोगों को NOC प्रोवाइड करते हैं, उनको अलाउ करते हैं तामीरात खड़े करने के हवाले से। नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।